जय हिंद दोस्तों। तो हम यहाँ पास विद्युत यंत्र में पढ़ेंगे आज हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे। इसके बाद हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से। तो ये जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होते हैं कैसे कार्य करते हैं, इसकी संरचना कैसे होती है, इसका यूज कहाँ करते हैं, और इनके बारे में हम पूरा विवरण समझेंगे यहाँ पास। तो यह भी इम्पोर्टेंट होता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, तो इसके बारे में ही हमको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं अब बिना टाइम लॉस किए। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, तो इसका क्या मतलब हुआ? तप्त तार यंत्र। तो हॉट का मतलब क्या हुआ? गर्म, तप्त लाल तप्त होता है ना, तो तप्त तार यंत्र हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। तो यह इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, तो इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कहाँ करते हैं, कैसी सप्लाई में करते हैं? तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम एसी और डीसी दोनों सप्लाई में करेंगे, लेकिन मुख्यतः इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है एसी सप्लाई में। एसी सप्लाई में इसका यूज़ करते हैं, और एसी सप्लाई में इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करेंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को हम बनाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हम ज़्यादातर इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से यंत्र को हम बनाते हैं। तो इसकी हम संरचना को देखते हैं कि यह कैसे दिखता है। तो हॉट वायर का मतलब यहाँ पास कैसे इसकी संरचना दिखेगी हमको। तो इसकी संरचना को हम कुछ इस प्रकार से डिजाइन कर लेते हैं, और यहाँ पास से इसको हम ऐसे कवर कर देते हैं। ये करके दिख रहा, ये होगा हमारा एक बॉक्स होगा। अब इस बॉक्स में हम यहाँ पास स्क्रू को कसने के लिए हम बना लेते हैं, और स्क्रू को यहाँ पास से हम कसेंगे, और यहाँ स्क्रू को कसेंगे तो इस हम तार को कसेंगे। यहाँ पास क्या होगा? तार होगा। ये दो स्क्रू हैं, इन स्क्रू का हम नाम ए और यहाँ पास बी नाम दे देते हैं। ये दो स्क्रू हैं। ये जो तार हमने लगाया यहाँ पास, तो यह एक अलग धातु का बना होगा, अलग प्रकार की धातु का बना होगा। तो ये तार हमारा अलग प्रकार की धातु, वो कौन सी धातु होगी? तो यहाँ पास हम लिखते हैं प्लेटिनम इरेडियम। तो प्लेटिनम इरेडियम का यहाँ पास ये हमारा तार होता है। एक सेकेंड, वीडियो आपको क्लियर दिख रही है कि नहीं दिख रही? बिल्कुल, बहुत अच्छा, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो मैं अपने फ़ोन को यहाँ पास क्लियरिटी पे थोड़ा ला देता हूँ। बिल्कुल क्लियर दिख रहा। तो यहाँ पास जो तार होगा प्लेटिनम इरेडियम का यहाँ पास तार होगा। अब इस तार को हम क्या करते हैं, एक दूसरे तार की सहायता से, तो ये दूसरे मटेरियल का बना होगा। तो यहाँ पास ही हमारा दूसरा तार हो गया। इस दूसरे तार की सहायता से इस तीसरे स्क्रू पर हमने यहाँ कस दिया इस तार को। तो यह जो तार होगा, हमको एक नया तार हमको जो मिला, ये वाला हमारा तार किसका था? प्लेटिनम इरेडियम का। ये जो नया तार है, तो यह तार होगा हमारा फास्फर ब्रांच का होगा। तो ये तार हमारा फास्फर ब्रांच का तार है। अब इस तार को हम क्या करेंगे, एक मूविंग सिस्टम को पहले हम बनाते हैं। यहाँ मूविंग सिस्टम को बनाते हैं। ये हो गया मूविंग सिस्टम। इस मूविंग सिस्टम से यहाँ निकाल लेते हैं हम इसके पॉइंटर को, और ये पॉइंटर क्या करेगा, सीधे ही स्केल के संपर्क में रहेगा, और यहाँ पास रीडिंग को देगा। रीडिंग यहाँ पास देगा, ये स्केल हो गया। ये जो हमारा पॉइंटर है, तो इस पॉइंटर में हम क्या करते हैं कि इस पॉइंटर में हम एक धागे को लेते हैं जो हमारा सिल्क धागा होगा। यहाँ हम इस फास्फर ब्रांच के धागे में, इस फास्फर ब्रांच के तार में हम
इस सिल्क धागे को लेते हैं और इसके अराउंड हम चारों ओर यहाँ पास घुमा देते हैं ग्राउंड। ये तार को हमने घुमा दिया। अब इस तार को हम, जो सिल्क धागे के तार को हम स्प्रिंग से सीधे ही टाइट कर देंगे। तो यहाँ पास स्प्रिंग होगा और इस स्प्रिंग से हम टाइट कर देंगे। तो ये हो गया टाइट करके इसको हम एक बिंदु पर यहाँ पास बांध देंगे। तो ये जो हमको दिख रहा है तो ये क्या है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग कैसा है, ये तनाव स्प्रिंग है। तनाव मतलब टेंशन स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब कमानी। तो ये यहाँ पास तनाव स्प्रिंग है। ये तीन कर, तनाव मतलब तैन कर, तीन कर खींच कर टाइट करके यह रखता है। अब यहाँ हम दूसरा चीज़ क्या लगाते हैं, तो इस मूविंग सिस्टम पर एक हम एल्युमिनियम की यहाँ पास डिस्क को लगाते हैं। यह जो एल्युमिनियम की डिस्क होगी ये क्या करेगी, यह है हमारा एल्युमिनियम का डिस्क। एल्युमिनियम का डिस्क है, यह ईडी करंट को उत्पन्न करेगी, ईडी करंट को उत्पन्न करेगी। तो ईडी करंट यहाँ उत्पन्न करेगी, जो ईडी डैम्पिंग का हम इससे काम लेंगे। तो ईडी डैम्पिंग, यहाँ ईडी करंट डैम्पिंग हम यहाँ पास यूज कर लेंगे, जो एल्युमिनियम की एक हमारी डिस्क होती है। तो इसमें इतनी इसकी संरचना हो गई। अब इसको हम समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, यह कार्य कैसे करता है। आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा पूरा। अब इसमें हम करते क्या है कि यह जो यंत्र होता है तो इसका जो सिद्धांत होता है वो I²R के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात उष्मा के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जब इस यंत्र के इस वायर से, यहाँ पास ये वायर होगा जो प्लेटिनम इरेडियम के वायर है, इस वायर से जब हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो इस वायर में धारा प्रवाहित होगी। तो यह वायर में हाई रेजिस्टेंस वाला वायर है, तो इस वायर में ऊष्मा उत्पन्न होगी, I² ऊष्मा उत्पन्न होगी। और यह वायर क्या होगा, हीट होगा तो वह फैलेगा, एक्सप्लोजन करेगा, फैलेगा। ठीक है, तो इसमें हम देखे हैं कि ये वायर हो गए जो हमारे दो बिंदु, दो नट A और B, दो स्क्रू से कसे होते हैं। यहाँ जो तीसरा वायर हम इसके इन दोनों मध्य बिंदु से एक तीसरे वायर फॉस्फर ब्रांच के वायर को हम लेते हैं और यहाँ तीसरे स्क्रू की सहायता से हम कस देते हैं। फॉस्फर ब्रांच का वायर हो गया। इस वायर को हम कसने के बाद एक फॉस्फर ब्रांच के वायर के यहाँ पास एक बिंदु पर सिल्क धागे को लेते हैं। ये हो गया हमारा सिल्क धागा, ये जो रेड से दिख रहा है ये हो गया सिल्क, ये हो गया धागा। तो इस धागे से हम इसको टाइट कर दिए और घुमाकर इस मूविंग सिस्टम के चारों ओर घुमाकर एक स्प्रिंग की सहायता से इसको हमने खींचकर बांध दिया है, टाइट कर दिया। तो इसकी ये हो गई संरचना। इसके कार्य सिद्धांत को हम आते हैं। तो ये जब इन तार के प्लेटिनम इरेडियम तार से हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो धारा यहाँ पास हाई रेजिस्टेंस का है तो I² हानि उत्पन्न होगी। यहाँ पास इस तार में I² हानि उत्पन्न होगी, I² करेगा जिससे ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब यह ऊष्मा उत्पन्न होगी तो यह तार ऐसे होते हैं, प्लेटिनम इरेडियम के जो वायर होते हैं ऊष्मा उत्पन्न होने पर, गर्म होने पर यह फैलते हैं। ये वायर कैसे होते हैं, फैलते हैं। तो फैलने का मतलब जब यह फैलेगा तो यहाँ पास जैसे हम ट्रांसमिशन लाइन में हमने पढ़ा था कि ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पास होते हैं तार, दो पोल हो गए, दो पोल के बीच की दूरी को स्पैन बोला था। तो स्पैन के बीच में जो तार होते हैं तो वो गर्मी के दिनों में क्या होते हैं, ऐसे रहते हैं, एकदम सीधा नहीं रहता, फिर भी ऐसे रहता है। और जब गर्मी के दिनों में इसमें क्या होता है, ताप पड़ता है, तो तापमान बढ़ने से यह तार क्या होते हैं, झूल जाते हैं गर्मी के दिनों में। तो इसको हम बोले थे सैग। तो ये तार कुछ ऐसे दिखाई देने लगते हैं जो
इसके बीच में सैग उत्पन्न हो जाता है। सैग मतलब झोल। तो जैसे ही ये वायर यहाँ पास खींचेंगे मतलब ऊष्मा उत्पन्न होगी, गर्म होगा, तो यह वायर अपने आप में एक फैल जाएंगे और फैल के वह नीचे आ जाएंगे। यह जो इसका फैलने का है कार्य है, तो इस बिंदु से आ गया हमारा, इस नीले वाले कलर से हमने इसको बनाया तो कुछ इस प्रकार से ये फैल गया। तो ये तार हमारा फैल के यहाँ आ गया। कब? जब इससे धारा प्रवाहित हुई तो इसने फैल कर नीचे आ गया, मतलब इसकी साइज जो है तो बढ़ गई। तो इसको हम सैग बोलेंगे, झोल बोलेंगे, झोल या फिर सैग। यहाँ पास लिखते हैं सैग या झोल इसको बोलेंगे हिंदी में। तो यहाँ पास सैग उत्पन्न हो जाता है। अब ये जो तार है तो इस तार से हमने फास्फर ब्रांच के तार को खींचकर बांधा है। तो ये तार जैसे ही नीचे की ओर आता है तो इसको टाइट करके ये जो धागा हमने सिल्क धागा से बांधा है यहाँ स्प्रिंग को, वो तत्काल ही खींच लेता है। तत्काल खींच लेगा तो इसी से धागे के संपर्क में ही चारों ओर से जुड़ा है हमारा मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम इससे जुड़ा है हमारे पॉइंटर से, सुई से, और जैसे ही ये धागा खींचेगा तो यह पॉइंटर पूरा मूविंग सिस्टम घूम जाएगा। मूविंग सिस्टम यह घूम जाएगा तो इससे इस यंत्र में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पास विक्षेपण टार्क उत्पन्न हो गया। तो विक्षेपण टार्क इसमें ऐसे उत्पन्न हो गया। अब ये जो धारा इस वायर से, प्लेटिनम इरिडियम के वायर से प्रवाहित होगी, तो जितना ज़्यादा मात्रा में इसमें धारा प्रवाहित होगी उतने ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पास क्या होगा, ये वायर फैलेगा, हीट होगा और उतना ही यहाँ पास रीडिंग को दिखाएगा। इसका इस प्रकार से हो गया कार्य सिद्धांत। अब यहाँ पास इस हम इंस्ट्रूमेंट के कुछ देख लेते हैं लाभ, एडवांटेज। इस इंस्ट्रूमेंट के हम एडवांटेज को देखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला एडवांटेज होता है, तो सबसे पहले जो इसमें एडवांटेज होता है यह एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर यह वर्क करता है। इसके जो फायदे हैं तो क्या हैं, एसी एंड डीसी दोनों सप्लाई पर यह वर्क करता है। तो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर वर्क करता है, यह इसके सबसे बड़े फायदे हो गए। अब जो इसका पैमाना होता है, तो पैमाना कहें तो अंशांकन, तो इसका अंशांकन एसी और डीसी के लिए ही समान होते हैं। एसी के लिए ऐसा नहीं है कि इसमें हमको इसका अंशांकन करना पड़ेगा और डीसी के लिए हमको इसका अलग अंशांकन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका जो अंशांकन होता है एसी और डीसी के लिए समान होता है। तो इसका यह हो गया फायदा। सबसे बड़ी चीज़ कि यह जो यंत्र है तो आरएमएस वैल्यू पर कार्य करते हैं। तो वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू पर काम करेंगे। जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो आरएमएस वैल्यू होती है, तो उसी आरएमएस वैल्यू के सिद्धांत पर यह कार्य करते हैं। तो यह आरएमएस वैल्यू पर ही वर्क करेगा। तो वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू पर वर्क करेगा और इसका जो अंशांकन है एसी और डीसी के लिए, इसका जो अंशांकन है समान होता है। तो इसका अंशांकन समान होता है, इसका अंशांकन क्या होगा, समान होगा। ये हमारा फायदा है। अब इसमें यंत्र में जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे इसको हम इससे पहले जो इंस्ट्रूमेंट अभी पढ़ाया था इससे पहले की क्लास में, तो वो था हमारा डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट था। उसमें फ्रीक्वेंसी को लेकर कुछ दिक्कत उत्पन्न होती थी। फ्रीक्वेंसी का मान परिवर्तित होने पर उसमें रीडिंग का प्रभाव बदल जाता था। तो रीडिंग उसका जो पाठ्यांक था वो चेंज हो जाता था, तो उसमें फ्रीक्वेंसी को लेकर प्रॉब्लम उत्पन्न होती थी। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट में फ्रीक्वेंसी के लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ने पर इसमें पाठ्यांक में कोई त्रुटि नहीं होगी, मतलब यह अप्रभावित रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी हो या फिर वेव हो, वेव को ही बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से वेव हो, बढ़े या घटे जैसे भी हो, या फिर जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है तो उसके फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होने पर इसके रीडिंग में पाठ्यांक में
कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वह अप्रभावित रहेगा। इसका भी यह लाभ है। दूसरी चीज़ कि इसमें हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस इसमें नहीं होगी। भंवर धारा और इसमें शैथिल जो त्रुटि होती है, एरर होता है, तो यह एरर इस इंस्ट्रूमेंट में नहीं होगा। ये भी हमारा क्या है, यहाँ पास फ़ायदा है। तो इसके हम लाभ में लिखेंगे एडी करंट, एरर, दूसरा हिस्टैरिसीस, एरर नहीं होता, इसमें भी नहीं होता और इसमें भी नहीं होता। तो ये हमारे हो गए फ़ायदा। अब इस इंस्ट्रूमेंट में हम लाभ की हानि की बात करें कि डिसएडवांटेज क्या है इसका। तो इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट का डिसएडवांटेज क्या है, हानि क्या है। तो इसके हम हानि पर आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो हानि है, तो यह I² के सिद्धांत पर जब कार्य करेगा तो यह ऊष्मा का खर्च ज़्यादा करेगा, पावर खर्च ज़्यादा करेगा। जाहिर सी बात है कि यह पावर का खर्च ज़्यादा करता है। तो इसमें जो पहली हानि होगी, तो यह शक्ति खपत ज़्यादा करता है। चूँकि यह कैसे कार्य करता है, I² हानि पर यह कार्य करता है। तो यह पावर की खपत क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। जब इसमें I² के ऊपर डिपेंड करता है इसका जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क के बारे में बताया नहीं था, तो इसका जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो I² के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क I² के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका जो पैमाना होगा, तो आप बताएं कैसे होगा, यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो इसका पैमाना होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म होने से हमारा हानि यह है कि इसका जो पैमाना है तो वो कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। शुरू में घना रहेगा, फिर दूर रहेगा, फिर दूर रहेगा, फिर ऐसे करके बहुत दूर रहेगा। तो शुरू में घना रहता है, तो ऐसे करके इसका जो पैमाना बनाना हमको पड़ता है, वो पैमाना बनाना थोड़ा कठिन होता है। नॉन यूनिफॉर्म का पैमाना बनाना कठिन होता है, इसीलिए यह क्या है, हानि है। तो इसका जो स्केल होता है वो कैसा होता है, स्केल नॉन यूनिफॉर्म इसका स्केल होता है। तो इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये भी इसका एक घाटा है। दूसरी चीज़ कि यह इंस्ट्रूमेंट जैसे ही क्या होगा, वायर गर्म होकर ये इसमें सैग आ गया, झोल आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे धारा का मान 0 होगा यहाँ पर तार में, तो यह इंस्ट्रूमेंट जल्दी से तो हो नहीं पाएगा कि ये जो सैग था वो सैग को ठीक करने में, पुनः पूर्व स्थित आने में ये तत्काल आ नहीं पाएगा। रबड़ तो है नहीं, उसको हमने खींच दिया फिर तत्काल अपने पूर्व अवस्था में आ गए। ये तो रबड़ प्लास्टिक होता तो ठीक है, लेकिन यह इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कुछ देर से अपने पूर्व अवस्था में आएंगे जब ठंडे होगा इसका वायर, प्लेटिनम इरेडियम वायर जब ठंडा होगा तब ये अपने पूर्व कंडीशन में आएगा। और इसको स्टार्ट होने के लिए भी ऐसा तो नहीं कि तत्काल इसमें I² उत्पन्न होगी, धीरे धीरे करके होगी और तत्काल यह सैग आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये थोड़ा स्टार्ट होने में, मतलब यंत्र ओपन होने में क्या करते हैं, ऑपरेट होने में देरी लगाते हैं। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह सुस्त होते हैं। क्या होते हैं, सुस्त होते हैं। तो यह इंस्ट्रूमेंट होते हैं सुस्त, यह इंस्ट्रूमेंट सुस्त होते हैं, क्योंकि इनका काम फास्ट नहीं होता है, आलसी टाइप के होते हैं। बोलते हैं ना तुम बहुत आलसी हो, तो उसी प्रकार से ये सुस्त होते हैं, आलसी होते हैं इंस्ट्रूमेंट। अब जो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम करते हैं, तो ये जो इसकी सुई है, जो इसका पॉइंटर है, पॉइंटर यदि इसका जो इरेडियम तार है तो पूर्व स्थिति में पूर्ण रूप से नहीं आया, थोड़ा बहुत क्या हो गया, इसका जो पॉइंटर है तो थोड़ा बहुत पूर्ण रूप से नहीं आया, इसको एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। एकदम स्ट्रेट नहीं हुआ, मतलब हुआ लेकिन थोड़ा अपेक्षाकृत कम हुआ, इतना हुआ। तो इसका जो पॉइंटर है तो पॉइंटर को होना चाहिए यहाँ पास, तो पॉइंटर यहाँ पास क्या रहेगा, यदि कम है तो वो पॉइंटर वहाँ पास नहीं रहेगा, वो पॉइंटर अपेक्षाकृत उससे थोड़ा पहले ही रहेगा।
तो ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो पॉइंटर है तो शून्य कंडीशन पर नहीं रहेगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अपने पूर्व स्थिति में नहीं आ पाया होगा, तो वो पॉइंटर जीरो की कंडीशन में नहीं होगा। तो ऐसे में इसके जो यहाँ पास स्क्रू को हम लगाए हैं, 2 स्क्रू लगाए हैं, तो इसके पॉइंटर के स्क्रू जो होते हैं तो इस तार को फिर से हमको टाइट करना पड़ेगा, तब जाके इसके पॉइंटर जो हैं तो शून्य स्थिति में आएंगे। तो इसको हम यूं ही कह सकते हैं कि इसके सुई को बार बार व्यवस्थित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? व्यवस्थित करना पड़ता है। तो ये भी इसका क्या है? एक दोष है। तो यहाँ स्क्रू लिखते हैं, स्क्रू बार बार व्यवस्थित, स्क्रू बार बार व्यवस्थित, तो व्यवस्थित करना पड़ता है बार बार, तो इसका यह एक दोष है। इस इंस्ट्रूमेंट का जो यूज है तो हम करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। किस में यूज करते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम जो करते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं। AC DC दोनों सप्लाई में करते हैं। तो DC सप्लाई में कोई फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं होता है, तो DC सप्लाई में हम इसमें करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी के रोल पर जब हमको करना होगा तो वहाँ पास हम DC सप्लाई में फ्रीक्वेंसी के रोल पर नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 होती है DC में। लेकिन जब AC में हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पास हम AC में यूज करने का मकसद हमारा यही रहता है कि इसको हम फ्रीक्वेंसी मेज़र करने के लिए ही यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करें। तो हाई फ्रीक्वेंसी मेज़र करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं यदि AC सप्लाई में कर रहे हैं। तो सर्वाधिक हमारा उद्देश्य ही रहता है कि हम AC सप्लाई में क्या करें? AC सप्लाई में यदि हम इसका यूज कर रहे हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी मेजर करने के हम पर्पज़ से ही इसका यूज करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी मेजर करने के पर्पज़ से हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पास कुछ हानि हो गई, कुछ लाभ हो गए, और इसके कार्य सिद्धांत हो गई, संरचना हो गई, वर्किंग प्रोसेस सभी हमने यहाँ पास देख लिया। अब ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पास से इतना ही था, तब तार इंस्ट्रूमेंट का रोल यहाँ पास इतना ही था। अब हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पास क्या रोल है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में हम देखते हैं। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम में, वहाँ से आपको नोट कर लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए, तो अब हम यहाँ पास देखेंगे दूसरा इंस्ट्रूमेंट, वो रहेगा हमारा थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। कपल का मतलब आप समझते हैं ना? चलिए हम बताएंगे कपल का मतलब क्या होता है। इसको हम इरेज करते हैं। तो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट में हम चीज़ों को देखेंगे कि उसमें कैसे वर्क करता है। ये बिल्कुल अन्य इंस्ट्रूमेंटों से बिल्कुल विभिन्न है, अलग हैं। तो इसको देखने और समझने में आपके इंटरेस्ट काफ़ी होगा कि आखिर ये कैसे कैसे बनाए जाते हैं। तो कपल का मतलब आप भली भांति समझते होंगे कि कपल से यहाँ क्या तात्पर्य है। 2 असमान चीज़ों को आप कपल्ड करेंगे। दैनिक जीवन में आप इन चीज़ों को अनुभव किया होगा कि कैसे यहाँ पास कपल्ड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, तो थर्मोकपल को हिंदी में भी थर्मोकपल ही लिखेंगे, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, थर्मोकपल यंत्र। तो ये थर्मोकपल यंत्र में हम क्या करते हैं? तो थर्मोकपल यंत्र में हम पहले 2 धातु को लेंगे। क्या लेंगे? 2 धातु के वायर को लेंगे हम, और यहाँ पास 2 धातु के वायर को ले लिए। तो फिर हम अलग अलग कलर से क्यों नहीं बनाते हैं यहाँ पास, जब 2 असमान धातु हैं। तो ये हो गया हमारा एक धातु, और यहाँ हो गया एक धातु। ये जो 2 धातु हैं तो आपको यहाँ पास मिलेगी एक एंटीमनी, एक एंटीमनी का ये धातु हो गई, तार हो गया, और ये जो हो गया आपका बिस्मथ का हो गया, बिस्मथ धातु का ये तार हो गया, और ये
एंटीमनी का 2 तार हो गया। तो इन धातु के तार को हमने यहाँ पास क्या किया, कपल्ड कर दिया, इनकी एक संधि हमने बना दिया। अब इस संधि पर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम देते हैं ताप, इसको हम ताप देते हैं। तो इस संधि पर ताप देंगे तो इसमें क्या होगा, कुछ अभी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें होगा तब जब यहाँ पास से हम क्या करेंगे, सर्किट को पूरा करेंगे। तो यहाँ पास हमने इसके सर्किट को पूरा कर दिया। अब इसमें होगा क्या, कुछ तो होगा ही। तो जब इन दो हम विभिन्न प्रकार के असमान धातुओं को कपल्ड करके उनके संधि पर हम ताप देते हैं तो इसमें होता यूँ है कि EMF उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। तो इन वायर में EMF उत्पन्न हो जाता है और इसके वजह से यह सर्किट पूरा है, क्लोज बंद परिपथ है। तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। इसमें क्या होने लगता है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। तो यहाँ पास थर्मो का मतलब ताप हुआ और कपल्ड का मतलब 2 तार को हमने जोड़ दिया। तो ताप की उपस्थिति में जब 2 तार को हमने जोड़कर वहाँ पास ताप की उपस्थिति में रखा तो उस तार में करंट प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। यह जो सिद्धांत है तो सर्वप्रथम एक सी बैक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने इस प्रभाव के बारे में बताया था। कौन बताया था, सी बैक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया था। इसीलिए इसको कहते हैं कि यह सी बैक के प्रभाव पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके प्रभाव पर, सी बैक के प्रभाव पर यह कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमने 2 असमान धातु को ले लिया। अब इससे हम बनाएंगे इंस्ट्रूमेंट को, बनाएंगे यंत्र को बनाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पास पढ़ने का मतलब ये है कि यंत्र को हम कैसे बनाएंगे उसको सीखना है हमको। तो हम यंत्र को बनाएंगे ऐसे कि यहाँ पास एक हमने जिस यंत्र को हम एक बॉक्स में रखेंगे, तो उस बॉक्स में हमने यहाँ पास यंत्र को ले लिया और उस एक बॉक्स को ले लिया। इस बॉक्स के अंदर हम इस यंत्र को रखेंगे। अब यहाँ हम जिस यहाँ पास जिस इक्विपमेंट को हमको मेजर करना होता है, जिस इक्विपमेंट का हमको मेजर करना होता है करंट, तो उस इक्विपमेंट को हम यहाँ से क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित कराते हैं। यहाँ से हम इसको सप्लाई करते हैं, यहाँ से उसको हम जोड़ते हैं। तो जिस इक्विपमेंट को हमको मेजर करना होगा उस इक्विपमेंट को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। आपको इधर चमक रहा होगा, थोड़ा मैं देख लूँ, एक नज़र डाल लूँ। बिल्कुल चमक रहा, पर इतना भी ख़राब नहीं दिख रहा कि आपको समझ में ना आता हो, क्योंकि सूर्य की रोशनी पड़ रही, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा। तो यहाँ पास हमने ये ले लिया एक यहाँ पास धातु को जो आपको रेजिस्टेंस के रूप में दिख रहा। तो इस धातु को हम बोलेंगे कि ये कौन सी धातु है। तो यहाँ पास हमको कराना क्या है, ऊष्मा को उत्पन्न कराना है। तो ऊष्मा को उत्पन्न कराने के लिए यहाँ पास हम कांस्टेंटन धातु को हम यहाँ पास लेते हैं। जो कांस्टेंटन की धातु होती है वह ऊष्मा उत्पन्न करती है। अब इसी असमान धातु को हम यहाँ पास उठा के रखते हैं और उठा के रखेंगे तो यहाँ पास ये हो जाएगी हमारी एक धातु जो कुछ इस प्रकार से होगी। और यहाँ पास हम दूसरी धातु लेते हैं जिसको हमने बोला था क्या, यहाँ पास एंटीमनी को ले लेते हैं। और इसमें धारा रियल में प्रवाहित हो रही कि नहीं हो रही उसको मेजर के लिए हम यहाँ पास लगा लेंगे क्या, यंत्र को लगा लेंगे। तो वो होगा हमारा यंत्र PMMC टाइप हमारा होगा यहाँ पास यंत्र। अब यह हो गया एक क्लोज परिपथ, ये हो गया हमारा क्लोज परिपथ यानी बंद परिपथ। तो ये क्लोज सर्किट हो गया, बंद परिपथ हो गया। अब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें होगी क्या, हमारी ऊष्मा उत्पन्न होगी। और ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इसमें क्या होगा,
EMF जनरेट हो जाएगा तो इसमें EMF उत्पन्न होगा, और जब EMF उत्पन्न होगा तो यहाँ से होगी धारा का प्रवाह। धारा का प्रवाह होगा तो यह इंस्ट्रूमेंट उस धारा को मेजर करेगा, माप के बताएगा, और पुनः धारा इसी सर्किट को पूरा एक क्लोज परिपथ बना के इस परिपथ में प्रवाहित होगी। तो यहाँ पास एक चीज़ ये नहीं समझ में आता कि आखिर यहाँ हम सप्लाई कैसे देंगे, यह कैसे सप्लाई प्रकार करता है, क्या AC और DC दोनों प्रकार करता है। तो इसको हम बता दें कि ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है, तो यह इंस्ट्रूमेंट हम बनाते एक्चुअली में है किसके लिए, यह इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए। तो आपको सीधा समझ में आएगा होगा कि इस इंस्ट्रूमेंट को फिर हम किस सप्लाई में यूज करेंगे। तो इस इंस्ट्रूमेंट के बनाने का तात्पर्य होता है कि हम इसमें से फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे। तो DC में फ्रीक्वेंसी होता है तो हम DC सप्लाई में इसका यूज करेंगे। तो इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, DC सप्लाई में यूज़ करेंगे। सॉरी, फ्रीक्वेंसी होता है AC में, तो इसका हम यूज़ करेंगे AC सप्लाई में। कैसे होगी AC सप्लाई में, तो यहाँ जो करंट प्रवाहित होगी वो AC प्रकार की होगी, इस तार से, कंस्टेनन की तार से AC धारा प्रवाहित होगी। लेकिन जो इसमें संधि में यहाँ पास हमारी उष्मा के कारण इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही, वो धारा हमारी परिवर्तनीय प्रकार की नहीं होगी। तो वो कैसी होगी, वह डायरेक्ट करंट होगी, वह DC करंट होगी। इस जो थर्मोकपल के वायर में प्रवाहित होगी धारा, वो DC प्रकार की धारा होगी। तो इसमें PMMC यंत्र हमने जब लगाया तभी आपको समझना चाहिए कि यह यंत्र काम करता है सिर्फ DC सप्लाई में, AC सप्लाई के लिए नहीं यूज करते हैं। तो इसमें धारा प्रवाहित होगी हमारी DC प्रकार की। तो इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो यह उष्मा उत्पन्न करेगा, हीट उत्पन्न करेगा, यहाँ से EMF उत्पन्न होगा और धारा प्रवाहित होगी। इसका इस तरह से कार्य सिद्धांत हो गया। अब इसके बारे में हम एक एक चीज़ समझते हैं। तो यह जो यंत्र होता है किसके सिद्धांत प्रकार करता है, सीबेक के सिद्धांत प्रकार करता है, क्योंकि उन्होंने, वैज्ञानिक ने ही इसका प्रभाव, इसका सिद्धांत दिया। तो ये सीबेक के सिद्धांत पर कार्य करेगा। इसमें दो असमान धातु बिस्मथ और एंटीमनी के धातुओं को हम लेके एक संधि पर इसको कपल्ड करते हैं और उसी संधि पर इसको हम ताप उत्पन्न करते हैं। ताप उत्पन्न कराने के लिए इसको हम कंस्टेनन वायर का यूज़ करते हैं। जो कंस्टेनन वायर होता है तो यह वायर हाई मात्रा में क्या करता है, ये उष्मा उत्पन्न करता है, और हाई मात्रा में उष्मा उत्पन्न करके इस वायर को हम क्या करते हैं, EMF उत्पन्न कराते हैं। तो इसमें जब EMF उत्पन्न हो जाएगा तो फिर इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा वो कैसी होगी, DC होगी। ओके, अब जो यह कंस्टेनन वायर है तो ये रेजिस्टेंस टाइप का वायर है। रेजिस्टेंस टाइप का वायर है तो इसमें से जो हमको धारा को मापना होता है, तो धारा को मापने वाली हम धारा को मापना होगा तो इस हम कंस्टेनन वायर से धारा को प्रवाहित कराएंगे। और इस जो वायर का यहाँ पास जो व्यास होता है वो हम बहुत कम रखते हैं। इस वायर के जो व्यास को हम बहुत कम रखने का कारण हमारा यह है कि इसमें से, इस यंत्र से सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इस यंत्र में जो हम इसका यूज़ करेंगे वो हाई फ्रिक्वेंसी के मेजर के लिए करेंगे। तो वो फ्रीक्वेंसी का जो यहाँ पास मान होगा तो वो होगा आपका यहाँ पास 20 मेगा हर्ट्ज से, कितना, 20 मेगा हर्ट्ज से यहाँ पास 500 मेगा हर्ट्ज तक यहाँ पास फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। जब आप ट्रांसमिशन लाइन का मेरा लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पास मैं बताया था कि जो यदि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता है किसी कंडक्टर में तो उसमें स्किन इफेक्ट का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो स्किन इफेक्ट का प्रभाव फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, स्किन इफेक्ट का प्रभाव फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। स्किन इफेक्ट बढ़ने पर उसके फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ने पर स्किन इफेक्ट का मान बढ़ता है। तो वहाँ पास हमने बताया था स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, पतले वायर का यूज़ करते हैं। यदि वायर का व्यास को हम कम कर देंगे, डायमीटर को कम कर देंगे, तो वहाँ पास स्किन इफेक्ट कम हो जाता है। तो स्किन इफेक्ट यहाँ पास हो जाएगा। तो उस स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए हम इस वायर का जो व्यास है तो बहुत कम रखते हैं, रखते हैं। इसका मतलब 0.25 mm व्यास के वायर को हम लेते हैं
और इतने पतले वायर को हम लेंगे, यानी ये पतला, कितना पतला वायर पता कितना होगा, जो आपके हेयर होते हैं, बाल होते हैं, कहीं उससे भी ये पतला वायर होगा, या समथिंग उतने ही मोटाई का ये वायर होगा। तो बहुत ही पतले वायर को लेंगे और उस वायर से हम धारा को प्रवाहित कराएंगे, और यही वायर वहाँ पास ऊष्मा उत्पन्न करेगा, और ऊष्मा उत्पन्न करके इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा फिर, और ईएमएफ उत्पन्न होगा तो धारा प्रवाहित होगी इस परिपथ में, बंद परिपथ में, और यहाँ पास धारा प्रवाहित होगी। तो ये जो PMMC यंत्र है तो उस धारा के रेटिंग को दिखाएगा। तो इस यंत्र का जो हम यूज करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मेज़र करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट को बनाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें फ्रीक्वेंसी का जो मान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसको आपको याद रखना है। तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, कैसे जगह पर करेंगे, इसका यूज हम करेंगे जो हमारा टेली कम्युनिकेशन होता है। टेली कम्युनिकेशन होता है तो टेली कम्युनिकेशन के जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, इसका जो हम यूज करेंगे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेली कम्युनिकेशन, तो इसका यूज हम यहाँ पास करते हैं। तो इस जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है उस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है, तो उस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा के मान को ज्ञात करने के लिए हम इस यंत्र का यूज करते हैं। या फिर टेली कम्युनिकेशन लाइन हो, टेली कम्युनिकेशन लाइन के परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा को मेज़र करने के लिए हम इस यंत्र का यूज करते हैं। इस यंत्र में आप जानते हैं कि जो पावर होगी वो ज़्यादा खर्च होगी, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है तो ये पावर ज़्यादा खर्च करता है। लेकिन पूछे कि कौन सा यंत्र सर्वाधिक पावर खर्च करता है, वो इससे पहले वाला जो यंत्र था हॉट वायर यंत्र, वो ज़्यादा पावर खर्च करता है। इसकी सुग्राह्यता जो होती है वो अच्छी होती है, इसकी सुग्राह्यता अच्छी होती है, मतलब टार्क पर वेट रेशियो इसका अच्छा होता है, तो इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, अच्छी होगी। तो इतना सारा हमको यहाँ पास देखना था थर्मोकपल्ड में। इम्पोर्टेंट जो मेन बातें हैं उन सभी बातों को मैं आपके सामने रख दिया। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपके लिए हम लाएंगे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम अच्छी तरीके से समझेंगे और उसकी पूरी वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। ओके, सो थैंक्स, अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपको अभी तक आप बने रहने के लिए। आप अपना पढ़ाई करें, अपने टारगेट पर पूरा फोकस करें। ओके, बाय बाय।